चलिए, आज की बात एक इमेज से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ग्लोबल मीटिंग का कमरा, दुनिया भर के नेता मौजूद हैं, माहौल तनाव से भरा है। और एक आदमी है जो न चिल्लाता है न धमकी देता है, बस शांति से दो चार लाइनें बोलता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये कोई एक्शन हीरो नहीं, ये है एस जयशंकर, भारत का सबसे शार्प डिप्लोमैटिक माइंड। और आज हम सिर्फ उनके वायरल क्लिप्स की बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी सोच की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि एक शांत स्वभाव का डिप्लोमैट दुनिया के मंच पर भारत की सबसे मुखर आवाज कैसे बन गया। उनकी इस असर्टिव विदेश नीति के पीछे का मास्टर प्लान क्या है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आते कहां से हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर, जन्म 1955। उनके पिता के सुब्रमण्यम, वो भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में से एक थे। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेल सीखते हैं, उनके घर में जियोपॉलिटिक्स पर बातें होती होंगी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से पहले ही स्ट्रैटेजी उनके डीएनए में थी। ये माहौल बहुत मायने रखता है। फिर उनकी पढ़ाई देखिए, आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट, फिर जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी। ये कोई पारंपरिक नेता नहीं है जो रैलियों से उभरे हों। ये एक ऐसा दिमाग है जिसे मुद्दों की गहरी समझ, विरासत और शिक्षा दोनों से मिली है। लेकिन क्या ये एलीट बैकग्राउंड एक डिप्लोमैट के लिए हमेशा फायदेमंद होता है, या कभी-कभी ये उन्हें जमीनी हकीकत से दूर भी कर देता है? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि उनके केस में यह फायदेमंद रहा है, क्योंकि 1977 में जब उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की तो उन्हें सामान्य पोस्टिंग नहीं मिली। उन्हें सीधा उन जगहों पर भेजा गया जहां दुनिया की शतरंज भिची हुई थी। मॉस्को, प्राग, टोक्यो और फिर अमेरिका और चीन जैसे देशों में राजदूत। यानी उन्हें सीधे दुनिया के पावर सेंटर्स के बीच में डाल दिया गया। ठीक है। और यहीं से उनका वो हथियार तैयार हुआ जिसे आज हम जयशंकर डॉक्ट्रिन का हिस्सा कह सकते हैं। यहाँ हमें हमारा पहला बड़ा आइडिया मिलता है, द इंटरकनेक्टेड चेस बोर्ड। ज्यादातर लोग डिप्लोमेसी को दो देशों के बीच का खेल समझते हैं, भारत अमेरिका या भारत चीन। जयशंकर इसे एक 3D चेस की तरह देखते हैं, जहां एक मोहरे को हिलाने से पूरी बिसात पर असर पड़ता है। मतलब ये सिर्फ भारत चीन का मामला नहीं है, ये भारत, चीन, रूस, अमेरिका का एक साथ चलने वाला खेल है। एग्जैक्टली वो समझते हैं कि अगर अमेरिका कोई कदम उठाएगा तो उसका असर चीन पर क्या होगा, रूस पर क्या होगा, और फिर उन सब का मिला-जुला असर भारत के हितों पर क्या होगा। उनकी सोच टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर को लेकर चलती है। और इसी सोच की सबसे बड़ी परीक्षा हुई चीन में। हाँ, उन्हें चीन का एक्सपोर्ट कहा जाता है। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए तो नहीं कि वो वहाँ राजदूत थे या मंदारिन बोल लेते हैं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चीनी सिस्टम को अंदर से पढ़ना जानते हैं। वो जानते हैं कि चीन की चुप्पी का मतलब क्या होता है, उनकी मुस्कान के पीछे क्या छिपा है, और उनके किसी ऑफिशियल बयान में कौन सा शब्द जानबूझकर डाला गया है। चीन सीधे सीधे कुछ नहीं कहता, वो संकेतों में बात करता है। जयशंकर उस कोड को डीकोड करना जानते हैं। तो जब गलवान या डोकलाम जैसे संकट हुए और जयशंकर ने चीन से बात की, तो वो एक गुस्से वाली प्रतिक्रिया नहीं थी। कभी नहीं। एक लेख में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वो रिएक्शन नहीं होता, वो एक सोचा समझा कैलकुलेशन होता है। वो जानते हैं कि किस बात पर चीन पीछे हटेगा, कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है, और किस धमकी का असर होगा और किसका नहीं। ये एक नपे तुले शतरंज के खिलाड़ी की चाल जैसा है। लेकिन क्या हर कैलकुलेशन सही साबित हुआ है? क्या स्रोतों में किसी ऐसी घटना का जिक्र है जहां ये नपा-तुला अंदाज शायद उतना काम नहीं आया? ठीक है, तो एक वैलिड पॉइंट है। सीमा पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जो दिखाता है कि चीन एक मुश्किल प्रतिद्वंदी है और हर कैलकुलेशन हमेशा 100% सफल नहीं होता। लेकिन डिप्लोमेसी का लक्ष्य अक्सर जीतना नहीं बल्कि एक बड़े नुकसान को टालना होता है। और उस पैमाने पर देखें तो बिना एक बड़ी लड़ाई के भारत अपनी जमीन पर डटा रहा, इसे एक बड़ी सफलता माना जाता है। ठीक है, तो एक सफल डिप्लोमैट से वो विदेश मंत्री बने। 2019 में ये एक बड़ा सरप्राइज था। एक ब्यूरोक्रेट जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, उसे सीधा कैबिनेट में सबसे जरूरी पदों में से एक दिया गया। इसके बाद भारत की विदेश नीति की भाषा ही बदल गई। बिल्कुल। पहले जहां हम दुनिया को समझाते फिरते थे, एक रक्षात्मक और नरम लहजा था, अब सीधे बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिए जाने लगे, बिना किसी माफी के, और भारत के हितों को साफ तौर पर सबसे ऊपर रखा गया।
भारत का संदेश साफ था, हम किसी कैंप के नहीं, हम अपने इंटरेस्ट के हैं। ये नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड या इंडिया फर्स्ट की तरफ एक बड़ा शिफ्ट था। हाँ, और ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, ये पूरी सोच का बदलाव था। नॉन अलाइंड का मतलब कई बार निकाला जाता था कि भारत किसी का पक्ष नहीं लेगा, चुप रहेगा। जयशंकर ने इसे बदला, हम सबसे बात करेंगे, सबसे संबंध रखेंगे, लेकिन हर मुद्दे पर फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत के हित में लेंगे। और इसी दौर में उनके कुछ जवाब वायरल हो गए, जो सिर्फ जवाब नहीं थे बल्कि पावर सिग्नल थे। जैसे जब यूरोप के एक पत्रकार ने भारत में मानवाधिकारों पर सवाल पूछा, तो उनका जवाब था, यूरोप को अपनी समस्याएं भी देख लेनी चाहिए। ये एक छोटी लाइन नहीं थी, ये डिप्लोमेसी में बराबरी का दावा था। उन्होंने सवाल को टाला नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। संदेश था, आप हमें लेक्चर देने की स्थिति में नहीं है। और फिर यूक्रेन युद्ध पर उनका वो बयान जो पूरी दुनिया में गूंजा। यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। ये लाइन जियोपॉलिटिक्स में एक मील का पत्थर है। सदियों से यही होता आया था कि यूरोप में कुछ हो तो पूरी दुनिया को चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन जब एशिया या अफ्रीका में कुछ होता था तो यूरोप उसे नजरअंदाज कर देता था। जयशंकर ने उस मानसिकता पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये वायरल क्लिप्स और मजबूत बयान सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इसका जमीन पर भी कोई असर देखा? क्योंकि बातें करना एक बात है और नतीजे लाना दूसरी। बिल्कुल सही सवाल, और स्रोत बताते हैं कि नतीजे भी दिखे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है भारत अमेरिका संबंध। आज दोनों देशों के बीच रक्षा और टेक्नोलॉजी में जितना गहरा सहयोग है उतना पहले कभी नहीं था। और ये सब तब हो रहा है जब भारत ने खुलकर रूस से सस्ता तेल खरीदा, जबकि अमेरिका इसके सख्त खिलाफ था। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं जो चीन के खिलाफ है, और दूसरी तरफ हम रूस से तेल खरीद रहे हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव है? ये तो कूटनीति का एक बहुत बड़ा जोखिम लगता है। यही जयशंकर की डिप्लोमेसी का सार है। उन्होंने अमेरिका को साफ साफ समझाया कि रूस से तेल खरीदना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी जरूरत है, क्योंकि हमें अपने 1.4 बिलियन लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने इसे एक रणनीतिक स्वायत्तता के तौर पे पेश किया। संदेश था, हम आपके दोस्त हैं लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं, और अमेरिका को ये बात माननी पड़ी। इसके अलावा क्वाड का उदय, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हाँ, और ये भी एक बड़ा कदम है। इसे चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। साथ ही सिर्फ बड़ी शक्तियों के साथ ही नहीं, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की लीडरशिप पर भी फोकस रहा है। भारत ने खुद को इन देशों की आवाज के तौर पर पेश किया, चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो या क्लाइमेट चेंज की बात। और इन सब के बीच ऑपरेशन गंगा जैसे सफल इवैक्यूएशन मिशंस भी हुए। फोकस साफ है, शोर नहीं, रिजल्ट। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो लोग उन्हें मास्टरमाइंड क्यों कहते हैं? इस शब्द के पीछे क्या है? यहाँ हमें दूसरा बड़ा आइडिया मिलता है। वो आइडिया है प्रैग्मेटिज्म ओवर आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा से ऊपर उठकर व्यावहारिकता को चुनना। वो भावनाओं से नहीं चलते। उनकी डिप्लोमेसी में गुस्सा या बहुत ज्यादा दोस्ती जैसी चीजें नहीं हैं। सब कुछ राष्ट्रीय हित के नजरिए से देखा जाता है। वो न तो पूरी तरह अमेरिका के फैन है न रूस के दुश्मन। वो सिर्फ पावर डायनामिक्स समझते हैं, किस देश से हमें क्या मिल सकता है और हमें क्या देना होगा। उनका एक ही नियम लगता है, जैसा एक लेख में लिखा था, रिस्पेक्ट नॉट डिपेंडेंस। सम्मान दो पर निर्भरता मत दिखाओ। आपने पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेट दिया। हर देश का सम्मान करो, लेकिन किसी पर भी इतने निर्भर मत हो जाओ कि वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने लगे, चाहे वो रक्षा उपकरण हो, टेक्नोलॉजी हो या आर्थिक मदद। आत्मनिर्भरता उनकी विदेश नीति का भी एक अहम हिस्सा है। जाहिर है, जहां इतनी मजबूती से बात रखी जाए वहां आलोचना भी होती होगी। आलोचक कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सीधे और राष्ट्रवादी हैं। उनका लहजा कभी कभी डिप्लोमेटिक कम और आक्रामक ज्यादा लगता है। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर आलोचना है जिस पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस नई मुखरता की एक कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसे कि स्रोत किन कीमतों की बात करते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण कनाडा के साथ बिगड़े रिश्ते हैं। जब कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए तो भारत का जवाब बेहद सख्त और सीधा था। डिप्लोमेटिक नरमी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। आलोचक कहते हैं कि शायद इस मामले को पर्दे के पीछे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, लेकिन भारत ने पब्लिक में टकराव का रास्ता चुना। तो क्या इस इंडिया फर्स्ट की
ये एक कीमत है जिसे हम चुका रहे हैं कि पारंपरिक सहयोगियों के साथ भी रिश्तों में खटास आ रही है। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा ट्रेड ऑफ है। जयशंकर की पॉलिसी ही मानकर चलती है कि आज की दुनिया में सम्मान कमजोर को नहीं बल्कि ताकतवर को मिलता है। लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या हम आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की महीन रेखा को पार कर रहे हैं? क्या इस आक्रामक रवैये से हम दोस्त बनाने की जगह अनजाने में दुश्मन तो नहीं बना रहे? कुछ यूरोपीय देशों के साथ भी कुछ मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। तो ये डर भी है कि ये मुखरता कहीं भारत को दुनिया में अकेला ना कर दे। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपना हित देख रहा है, वहां बहुत ज्यादा विनम्रता को कमजोरी समझ लिया जाता है। दुनिया एक स्पष्ट और मजबूत पक्ष का ज्यादा सम्मान करती है, भले ही वो उससे सहमत ना हो। मतलब एक प्रिडिक्टेबल स्टैंस, एक ऐसा रुख जिसका अंदाजा लगाया जा सके, ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। दुनिया को पता है कि भारत अब अपने हितों पर समझौता नहीं करेगा। वो शायद इससे खुश ना हो, लेकिन वो इसका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कहाँ खड़ा है। जयशंकर भारत को वही स्पष्टता दे रहे हैं। पहले की तरह अस्पष्ट या दुविधा में रहने वाली नीति अब नहीं है। इस पूरी तस्वीर को देखें तो कई रिपोर्ट्स इसे भारत के लिए एक गर्व के पल की तरह पेश करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद ये पहली बार है जब वैश्विक मंच पर भारत माफी मांगने वाले अंदाज में नहीं बल्कि आत्मविश्वास से अपनी बात रख रहा है। दशकों तक भारत की छवि एक ऐसे देश की थी जो या तो नैतिक उपदेश देता था या फिर अपनी गरीबी और समस्याओं का रोना रोता था। और अब वो छवि बदल रही है। हाँ, अब भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकता है और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी योगदान दे सकता है। जयशंकर का चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बताती है। जैसा कि एक लेख में कहा गया, वी नो हु वी आर, हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हमें अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं और हमारी अहमियत क्या है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? एस जयशंकर की सबसे बड़ी प्रतिभा शायद सिर्फ मजबूत तर्क देना या बोलना नहीं है। उनकी असली प्रतिभा ये जानना है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब चुप रहना है। उनकी चुप्पी भी एक संदेश देती है। वो हर मुद्दे पर नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और जियोपॉलिटिक्स में सही समय पर चुनी गई खामोशी किसी मिसाइल से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। और शायद यही वो सवाल है जिसके बारे में हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। क्या आज की दुनिया में एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना या अर्थव्यवस्था है, या फिर ये जानने की क्षमता कि कब बोलना है और कब नहीं?